हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम को देखने जा रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, इस सेक्शन से आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग भी लिखिए। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से सीमा और अनुप्रयोग दोनों पूछता है तो ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल शब्द में लिखा हुआ है कि हेनरी के नियम के अनुसार, जो हेनरी भाई साहब हमारे वैज्ञानिक थे, उनके नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब स्थिर ताप पर किसी गैस गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो m जो हमारी है वो घुली हुई गैस की मात्रा है और p हमारा है गैस का दाब। तो ये किसके क्या हो जाएगा? अनुपानुपाती बोले तो समानुपाती एक ही बात है, समानुपाती होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे तो KH हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू में हमारा P। KH क्या है? हमारा हेनरी स्थिरांक है। P हमारा क्या है? हमने बता ही दिया कि गैस का दाब है। और M क्या है? हमारी घुली हुई गैस की मात्रा है। आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा। इस पात्र में हमारा जल भरा हुआ है जो कि विलायक के रूप में है। इसमें हम ऑक्सीजन गैस को घोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा हेनरी का नियम लगेगा। अब हेनरी का नियम, इसकी पहले आप लोग सीमाएं देख लीजिए। इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अब हम सीमाओं पर आते हैं, देन इसके अनुप्रयोग पर हम बात करेंगे। सीमाएं क्या हैं कि यह सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। जो हमारा हेनरी का नियम है यह सिर्फ कैसे विलयन पर लागू होता है? तनु विलयन पर लागू होता है। फिर हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। यानी जो हमारा प्रेशर होना चाहिए या तो कम निम्न होना चाहिए या तो उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसकी सीमाएं कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। यानी वह गैसें जो जनरली विलायक से क्रिया नहीं करती हैं उन्हीं पर यह हमारा नियम लागू होता है। अब हम इसके अनुप्रयोग पर बात करते हैं। तो इसका अनुप्रयोग हमने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। जैसे हमने लिखा है हेडिंग बाई हेडिंग बनाकर, वैसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में हेडिंग बाई हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने में, यानी जो हमारे गोताखोर होते हैं पानी में किसी चीज़ की खोज करने के लिए डुबकी लगाते हैं तो वो सांस लेने के लिए उसका उपयोग करते हैं। देन शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में, अब ये जो आपने देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, थम्सअप वगैरह, आप देखते हैं कि हम जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उससे एक गैस निकलती है, तो वो हेनरी के नियम द्वारा ही की जाती है। फिर फेफड़ों की क्रियाविधि में इसका उपयोग होता है। देन पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, जो हमारे पर्वतारोही होते हैं पर्वतों पर चलते हैं वो सांस लेने के लिए भी हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके सीमाओं और अनुप्रयोग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। फ्रेंड्स, ये भी अगर सीमा वगैरह पूछता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम अब देखने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी हमने बहुत ही सिंपल शब्द में लिख रखा है, हम आपको एक बार दिखाते हैं। क्या है कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि आपको बाद में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मोल अंश या मोल प्रभास एक ही बात है। इससे पहले हमने एक लंबा सेक्शन ले रखा है, इसमें हमने 3 नंबर वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रखे हैं, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसके आप से कम 30 नंबर उस वीडियो से आपके पक्के होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। हमने बताया कि इसमें वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन
विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को हम पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट से दर्शाते हैं, और मोल अंश क्या है कि जिसका मोल निकालना है उसका मोल बटे में कुल मोल। अब ये हमारा फॉर्मूला है। देन अगर हमारा n प्लस एन अगर कैपिटल N के बराबर हो जाए तब हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि मोल कैसे हम निकालते हैं कि मास बटा मोलर मास। तो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि पी नॉट, यहाँ पर नीचे हमने लिखा हुआ है, फिर ये हमने उसको जैसे n क्या है हमारा विलेय के मोल हैं, मोल को कैसे निकालेंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, बटे में भी हमने वैसे लिख रखा है। फिर हम इन दोनों को जब नीचे लेकर आएंगे, इनको इस दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो मेन फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा राउल्ट के नियम का कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू, जहां पर पी नॉट हमारा क्या है शुद्ध विलायक का वास्ता, पी एस क्या है विलयन का वास्ता। तो आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम स्क्रीनशॉट एक बार कराए देते हैं। इसका आप थ्योरी का स्क्रीनशॉट करिए, देन डेरिवेशन करिए स्क्रीनशॉट। अब हम इसके सीमाओं को देख लेते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो सीमाओं में भी सबसे पहला हमारा क्या है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। जो सीमाएं हमने पहले उसमें पढ़ रखी थी हेनरी के नियम में, वही इसमें में भी लागू होती है कि यह जो हमारा नियम है वो सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। यह केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। फिर वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता है, और विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलेय राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते हैं। तो ये हमने इसकी सीमाएं बता दी, इसका भी आप इसकी शॉर्ट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम हमारे पहले वाले चैप्टर से था। अब हम जो नियम देखने जा रहे हैं वो है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोलराउस का नियम को परिभाषित कीजिए और इसका अनुप्रयोग भी लिखिए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य कोई हमारा है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है कि इसमें हमारा वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। अब इसमें अनंत तन्यता पर अगर NaCl की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो ये धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। जैसे अनंत तन्यता पर हमने NaCl की मोलर चालकता ज्ञात करी है, उसमें Na+, जब NaCl को हम नमक में इसमें डालेंगे जल में, तो ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। तो इससे अनंत तन्यता पर Na की मोलर चालकता और प्लस में अनंत तन्यता पर Cl की मोलर चालकता। तो आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा। इस नियम का आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि नियम कैसे आपको लिखना है। अगर केवल नियम पूछता है कि कोलराउस का नियम लिखिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। देन हम इसके अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं? वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए। कहाँ करते हैं? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं के अनुपात को हम वियोजन की कोटि कहते हैं। अब वियोजन की कोटि का फॉर्मूला क्या होता है कि वियोजन की कोटि बराबर होती है किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे में अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। देन इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा बराबर होता है हमारा डेल्टा CM बटे डेल्टा अनंत M। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमने इससे पहले एक सेक्शन करा रखा है जिसमें हमने सभी 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फैराडे का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर दोनों नियम पूछता है तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, वरना आपके अगर एक नियम पूछता है तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। पहला नियम, प्रथम 2 नियम दिए हैं तो प्रथम नियम के बारे में पहले हम बात करते हैं।
तो प्रथम नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की मात्रा जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं वो समानुपाती होगी आवेश के। अब आप लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी, तो हमने Q के स्थान पर I इंटू टी रख दिया और जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारा Z एक नियतांक आ गया। Z क्या है? रासायनिक तुल्यांक है। हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और ये हमारा NaCl है। तो आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्रथम नियम। देन हम द्वितीय नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्वितीय नियम हमारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अब हमने यहाँ पर लिख रखा है कि हमने एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले रखा है W, ये जिसमें हमने ZnSO4 का विलयन भर रखा। हम थोड़ा सा पेज को आगे कर रहे हैं। तो पहला हमने जो ले रखा है वैद्युत अपघट, उसमें हमने ZnSO4 का विलयन भर रखा है, दूसरे में हमने NaCl का विलयन भर रखा है। अब पहले ZnSO4 में हमने पदार्थ की मात्रा को W माना है और E1 माना है। तो W1 समानुपाती होगा E1 के और W2 समानुपाती होगा E2 के, और जब इसको हम मिलाएंगे तो W1 बटे W2 बराबर आ जाएगा E1 बटे E2 के। तो ये रहा हमारा फैराडे का द्वितीय नियम और इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपको यह चारों नियम समझ में आ गए होंगे। पहला नियम हमने बताया है हेनरी का नियम, फिर हमने बताया है राउल्ट का नियम, देन कोलराउस का नियम, फिर फैराडे का नियम। इन चारों नियम में से एक ना एक नियम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।